अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं उस गुड न्यूज से जो चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आई है। यात्रा को सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के लिए इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए श्रद्धालुओं को स्लॉट और टोकन अलॉट किए गए हैं और इसके साथ साथ चारों धामों पर कतार प्रबंधन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है। यानी इस बार से तीर्थयात्री टेंशन फ्री होकर दर्शन कर पाएंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन हो या फिर बद्री विशाल का लेना हो आशीर्वाद, गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक की पूजा अर्चना में अब कोई भी श्रद्धालु नहीं होगा परेशान। तीर्थयात्री घंटों लाइनों में लगे बिना ही दर्शन कर पाएंगे। तीर्थयात्रियों को दर्शन में सहूलियत देने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से विशेष प्लान बनाया गया है। इससे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पहले से ज्यादा आसान और सुव्यवस्थित होगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। पिछले सालों की जो यात्रा के अनुभव हैं, उससे लेकर जो और इंतजाम करने हैं, उन इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सभी आने वाले यात्रियों के लिए जो समुचित प्रबंध हैं, जो भी श्रद्धालु यात्री तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे दर्शन के लिए, सभी के दर्शन सुनिश्चित हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने करी है, उत्तराखंड सरकार ने करी है। 22 अप्रैल से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इसके लिए देश भर के श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। चार धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की टेंशन को कम करने के लिए इस बार प्रशासन की ओर से कई बदलाव किए गए हैं। चार धाम यात्रा में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को स्लॉट और टोकन अलॉट किए जाएंगे। इसके साथ ही चारों धामों पर कतार प्रबंधन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध जगह और आवासीय क्षमता के हिसाब से दैनिक दर्शन की सीमा भी तय की गई है। इसका फायदा ये होगा कि हर तीर्थयात्री के लिए दर्शन का समय तय होगा और उन्हें लाइन में देर तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि तीर्थयात्रियों को स्लॉट और टोकन कैसे मिलेंगे। तो ये बता दें कि चार धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में टोकन देने के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं। उन काउंटर्स पर स्लॉट के मुताबिक दर्शनार्थियों को टोकन दिए जाएंगे। नई व्यवस्था के मुताबिक एक एक घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। इससे दर्शनार्थियों को अपने स्लॉट के मुताबिक अधिकतम 1 घंटा ही लाइन में लगना होगा। प्रत्येक धामों में टोकन वितरण हेतु काउंटर लगाए जाएंगे, जहां पर स्लॉट के अनुसार दर्शनार्थियों को टोकन वितरण किए जाएंगे। इससे न केवल दर्शनार्थियों को मंदिर में सुविधाजनक दर्शन होंगे, बल्कि धाम पर भ्रमण, संसाधनों के अवलोकन हेतु पर्याप्त समय भी सुलभ हो सकेगा। स्लॉट और टोकन नई व्यवस्था लागू होने से तीर्थयात्रियों को दर्शन पूजन में सहूलियत तो होगी ही, साथ ही उन्हें चारों धाम के आसपास की जगह का दीदार करने का मौका भी मिलेगा। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चार धाम यात्रा के लिए सबसे पहले लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है और जिसके लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं, जिन्हें अपना कर यात्री आराम से चार धाम यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब तक 13.37 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केदारनाथ के लिए अब तक 4,76,811 श्रद्धालुओं ने रजिस्टर करवाया है। बद्रीनाथ धाम के लिए अब तक 3,98,361 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। यमुनोत्री के लिए अब तक 2,17,815 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि गंगोत्री के लिए अब तक 2,41,356 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। वहीं हेमकुंड साहब के लिए 2,916 यात्रियों ने अलग अलग माध्यमों से अपना पंजीकरण करा लिया है।
इतना ही नहीं, 16 फरवरी 2023 से शुरू हुए GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउसेस की बुकिंग के तहत अभी तक कुल 8,82,05,963 रुपए की बुकिंग भी की जा चुकी है। हम आपको ये भी बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की इजाजत नहीं देती है और चारधाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप ऑप्शन चुनते हैं तो फिर आप touristcare.uk.gov.in पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं टेक्स्ट मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भी आप चारधाम यात्रा के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और इसके लिए मोबाइल नंबर है 918394833833। इस पर यात्रा आपको टाइप करना होगा और फिर आप ये मैसेज सेंड कर दीजिए। टोल फ्री नंबर भी एक ऑप्शन है और टोल फ्री नंबर है 1364 और 0135। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन सब के अलावा ऐप के जरिए भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो। श्रद्धालु टूरिस्ट केयर उत्तराखंड नाम के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे भी यात्रा के लिए आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर कोई यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है तो वो ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके लिए अलग अलग चेक पॉइंट्स पर पहुंचकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इसके बाद स्लॉट के आधार पर आपको दर्शन करने की तारीख मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कोरोना महामारी की। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है और बीते 24 घंटे में 10,158 नए मामले सामने आए और इसी के साथ देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 45,000 के पार पहुंच गई है। और राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट ज्यादा ताकतवर नहीं है और इस वजह से अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का अगर सही तरीके से पालन कर रहे तो नुकसान नहीं होगा और इसी वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर राज्य को कोरोना वायरस किस रफ्तार से अपनी गिरफ्त में ले रहा है, इसकी बानगी भर है ये 6 तस्वीरें। कोरोना जांच के लिए कहीं अस्पतालों में भीड़ है तो कहीं कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या में बीते कई दिनों से हर रोज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए। इससे पहले 24 अगस्त 2022 को 10,725 मामले सामने आए थे। आज आए नए मामलों के साथ ही देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 44,998 हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार दूसरा दिन है जब नए केसेस में 2,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। कोरोना के कारण देश में बने हालात पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी नजर बनाए हुए हैं और पूरी तरह से अलर्ट पर है। ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। सभी जिला अस्पतालों को सतर्क किया गया है। जो कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल रहे उनको सतर्क किया है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सभी हमारे अच्छे चल रहे हैं और मॉकड्रिल हम लोग कर चुके हैं। बुजुर्गों से और वृद्धजनों से और बीमारों से हमने कहा कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में बगैर मास्क के न जाएं। अपने स्वयं की प्रेरणा से बजाय इसके कि हम लोग सख्ती करें, खुद ये मास्क लगाएं और हर जो हेल्थ स्टाफ है वो मास्क लगाए और ज्यादा कि अगर हाजिरी में जा रहे हैं आप तो मास्क लगाएं। मैं हाजिरी करने के लिए बंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप हाजिरी करें परंतु मास्क लगाएं। जानकारी के मुताबिक अभी कोरोना मामलों में जो इजाफा हो रहा है वो XBB.1.16 वेरिएंट के कारण हो रहा है, जो कि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। लेकिन राहत की बात यह है कि वेरिएंट ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसीलिए अस्पतालों में भर्ती होने वाले और मरने वालों की संख्या कम है। जैसे केसेस बढ़ रहे हैं पिछले 1 महीने से देश में, राज्य में और अपने अहमदाबाद में भी बढ़ रहे हैं। अच्छी बात वो है कि एडमिशन एक भी नहीं है अभी फिलहाल सिविल में, और जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं वो सब होम आइसोलेशन में अच्छा हो रहा है। इसका मतलब कि सारे लोग उसको समझ रहे हैं, माइल्ड केस है जिसकी वजह से होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। इसीलिए ये परिस्थिति में पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, लेकिन सतर्कता रखनी है, सबको सावधानी बरतनी है।
कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हालांकि इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के एक बाजार की हैं, जहां कुछ ही लोगों ने चेहरों पर मास्क लगाया है और बाकी बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये अभी तो मार्केट में हम देख रहे हैं 100% का भीतर में 95% आदमी का मुंह में कोई मास्क नहीं है। मास्क लगाना जरूरी है। जैसा सिक्किम में मास्क पूरा लागू कर दिया, बगैर मास्क का कोई घर से निकल नहीं सकेंगे। हाँ, सबको मास्क लगाना जरूरी है। फिर हम लोग का सिलीगुड़ी में भी यदि अगर ऐसा किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, तो आदमी सेफ में रहेगा। सोशल डिस्टेंस हो गया, उसका बाद मास्क लगाना हो गया। हाँ, ये सब लगाना बहुत जरूरी है। वेस्ट बंगाल में अभी तक इतना बड़ा नहीं, सारा भारतवर्ष में केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी सतर्क हो रहा है। तो अभी भी वेस्ट बंगाल में मास्क मैंडेटरी नहीं किया, बाउंडेड नहीं किया, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है। कमोबेश सिलीगुड़ी जैसे हालात ही देश के दूसरे बाजारों में भी देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से देश के कुछ राज्यों में अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। हालात और न बिगड़े और सरकार को सख्ती न करनी पड़े, इसके लिए जरूरी है कि लोग कोरोना से बचाव के उपायों का खुद से पालन करें ताकि महामारी के खिलाफ ये लड़ाई फिर से जीती जा सके। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में बीते 24 घंटे में 10,158 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इनमें 6,768 केस सिर्फ 5 राज्यों से सामने आए हैं, जिनमें यूपी भी शामिल है। अकेले राजस्थान की बात करें तो लखनऊ में 7 महीने बाद बुधवार को एक दिन में 97 पॉजिटिव मामले सामने आए और इसके बाद प्रशासन ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये दिशा निर्देश क्या है, मेरी सहयोगी शिल्पी बता रही हैं। कोविड के मामले बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की वापसी हो गई है। जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अब इस बात को लेकर के चिंता है कि किस तरह से इसको रोका जा सके। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 1,791 सक्रिय मामले हैं कोविड के, जिसमें से 400 से ज्यादा सिर्फ राजधानी लखनऊ के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 और कोविड सलाहकार समिति के साथ समीक्षा बैठक की। उसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाया जाए और खासतौर पर जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर बुजुर्ग या जो बीमार व्यक्ति हैं वो कम से कम जाएं या जरूरत पड़ने पर ही जाएं, इस बात को लेकर के निर्देश दिया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही हॉस्पिटल्स में मास्क भी अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा जो सरकारी कार्यालय हैं, जो स्कूल हैं, वहां भी कोविड अनुकूल व्यवहार को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि इसको सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री स्तर से इस बात को लेकर भी निर्देश दिया गया कि जिलों में जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहां सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए और ये देखा जाए कि वहां पहले से अलर्ट रहें, जिससे कि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और अब बात आज आयोजित हुए राष्ट्रीय रोजगार मेले के तीसरे चरण की कर लेते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों से जुड़े नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। पिछले साल जून में केंद्र सरकार ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीकत में बदलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। करीब 10 महीने पहले किए गए इसी वायदे पर खरा उतरने के लिए पिछले साल 25 अक्टूबर को पहला रोजगार मेला आयोजित किया गया। पहले चरण में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75,000 नौजवानों को केंद्र सरकार के तहत आने वाले पदों पर नियुक्ति पत्र सौंपे थे, यानी कि पहले फेज में 75,000 युवाओं को स्थायी नौकरी से जुड़ा अपॉइंटमेंट लेटर मिला और इसके बाद 12 नवंबर को सरकारी नौकरियां देने से जुड़े वायदे की दूसरी किश्त जारी की गई और तब भी 1,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों से जुड़ा अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। और आज राष्ट्रीय रोजगार मेले के तीसरे चरण में 71,000 लोगों को नई भर्तियों की नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने भरोसा भी दिया कि सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया को और तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार
युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।